तो गाइज़, तो चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्मॉल टॉपिक है, स्मॉल सेंस में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल सेंस में इसको डिस्कस ना करके एक ब्रॉड सेंस में इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, आपका जो बेसिक्स होंगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आजू बाजू, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका पार्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द आया कहाँ से है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें दिमाग में आ सकता है, या फिर इस टाइप की चीज़ें आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें क्यों हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ओके, तो इसका बेसिक क्या था, इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया कहाँ से था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो छोड़ो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फ़िलहाल हम रखते हैं, और उससे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रॉड सेंस में जान लेते हैं कि है क्या चीज़ें। तो बेसिकली हम स्पेशली जानेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, तो इसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या क्या होती है। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हम जानेंगे वो होंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पे दिखा होता है, बस डाइपोल, और सिंपली अगर मैं बोलूँ तो पोलर मॉलिक्यूल में। याद रखो इस बात को, ये बस पोलर मॉलिक्यूल में रहता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरे जो फोर्स होंगे हम डिस्कस करेंगे वो होंगे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। तो ये कहाँ पे देखा जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ओके, तो मेनली इन केमिस्ट्री हम इसी दो टाइप के जो इंटरेक्शंस होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, वो जानेंगे। ठीक है, एक है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है ना, वो इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही आता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हुआ ना पूरा ब्रॉड सेंस में पूरा सिस्टम हम जान पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर आता है, दैट मीन्स ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स में ही शो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो केस। ठीक है, तो अब हम पहले जानेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, फिर जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो जो टाइप्स होते हैं वो भी हम जानेंगे, और उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, और एट लास्ट हम वैन डर वाल्स फोर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि नहीं बस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो नहीं होता, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये सब कुछ मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। देखो, वो जो आपने वो मैं कब कंटिन्यू करूँगा पता है, जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल ही तो है ना, वो दो पोल में ही तो इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो मान लो वो इसी के अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ पे उतना डीप में नहीं जाऊँगा, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन मैं ये समझाने के लिए ये सारे टॉपिक्स लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। ठीक है, वो किसके अंदर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। ठीक है, इसीलिए मैं ये सारे दो टॉपिक को इंक्लूड किया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो चलो पहले जान लेते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। तो देखो, डाइपोल डाइपोल मतलब, डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल, टू पोल प्लस टू पोल, दैट मीन्स क्या, डाइपोल डाइपोल। ओके, तो टू पोल्स मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। अब जब एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल फॉर्म होगा तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, राइट। सिमिलरली मैं इंटरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन मतलब क्या था, इंटरेक्शन इंक्लूड्स
बोथ एट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो कहीं पे भी अगर इंटरेक्शन वर्ड यूज़ किया गया है ना, तो याद रखना वहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। इंटरेक्शन का मीनिंग दोनों होता है, ओके। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव है, इसका दो पोल, इसका दो पोल, तो नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, ओके। अगर दो नेगेटिव पोल पास आ जाए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। अगर पॉसिबिलिटी डिफरेंट अदर पॉसिबिलिटी हम देखें तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर ये दोनों पास आ जाए तो रिपल्शन होगा, है ना। तो याद रखना इंटरेक्शन का मीनिंग होता है बोथ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब हम अगर इंटरेक्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो ब्रॉड सेंस में आप इंटरेक्शन वर्ड को यूज़ कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अब हो गया ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हमें किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कि कैसा एग्जाम्पल, ये तो मैंने ये बस एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे के समझाया आपको, है ना। लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल में केमिस्ट्री में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ले लो HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, दूसरा HCl मॉलिक्यूल। तो इसमें से किसका, ये बताओ मुझे, इसमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Cl का। अगर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये बॉन्ड क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ओके। तो क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा इसको, और अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ हिज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हीज और हार आई डोंट नो, ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस, आपको पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो अगर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस पास पास आएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन हो गया ना। तो यही है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट कि ये मॉलिक्यूलर सिस्टम में ये किस तरीके से काम करता है। अब इस जगह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में कैसे आएंगे, चलो देख लेते हैं। चलो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि कंप्लीट चीज़ें सीख रहे हो, है ना। कंप्लीट सीखना है ना, कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, हर एक चीज़ जानना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसी कंसेप्ट को यूज़ करके पहले मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देने का कोशिश करता हूँ। मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। डेफिनेशन इस तरीके से दूंगा ताकि आप समझ पाओ। एक हाइड्रोजन एटम है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड रहेगा, एफ के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन एटम कोई दूसरा सिस्टम या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मान लो Cl है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। चलो प्लस ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर वो हाइड्रोजन कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाए या फिर सिस्टम में कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहे रेदर देन दिस फास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम बोलेंगे फास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑलरेडी तो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, तो जब सेकंड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन का एक इंटरेक्शन होगा। किस तरीके का इंटरेक्शन, देखो। अब इसको समझने के लिए मैं डीप में जाता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। FH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा प्लस और फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ओके। अब अगर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, तो अगर ये हाइड्रोजन कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्शन में आएगा, मतलब सिस्टम में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, ये फास्ट, ओके, और ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर रहेगा सिस्टम में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्या, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट। तो ऐसे Cl तो अकेला नहीं रह सकता। तो मान लो सिस्टम क्या है, HCl, तो मैं यहाँ पे HCl ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये सिस्टम में भी क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। अब जब ये दोनों सिस्टम, ये फास्ट एटम है, ये सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम जब ये फास्ट एटम के साथ कनेक्टेड होते हुए सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आएगा,
या फिर सिस्टम में कोई सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ कुछ कुछ तो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, बिकॉज ऑफ नंबर 1 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे उसका अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लाइक दिस कंसेप्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है उस कंसेप्ट के थ्रू, है ना। अब जब ये होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ तो इंटरेक्शन होगा, सही है ना। तो उस इंटरेक्शन को हम किस तरीके से समझेंगे, ऐसे डॉट डॉट तरीके से, ओके। उस इंटरेक्शन को हम ऐसे डॉटेड तरीके से समझाएंगे, और इस डॉटेड तरीके से समझाने का मतलब है ये एक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे इसको, या फिर इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, एक हाइड्रोजन एटम रहना है एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में, एक सिस्टम में, जो कोवैलेंटली कोई एक नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड रहेगा कोवैलेंटली, और वही हाइड्रोजन एटम कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे क्या अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब फॉर्म होगा तो ये जो बॉन्डिंग हमें मिल रहा है ना, ये बॉन्डिंग क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, एक आयोनिक बॉन्ड है, या फिर क्या किस तरीके का बॉन्ड है, जानना है ना क्लियरली। तो देखो ये ना एक कोवैलेंट बॉन्ड है, मैं क्लियर लिख दूँ, ये बॉन्ड नॉट कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉट आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोवैलेंसी, वहाँ पे याद है क्या होता था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता था, और लगता था कि उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, जैसे कि Na+ और Cl- का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कैटायन या एनायन है ना, तो इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड एक दूसरे के साथ है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है ना ये पूरी तरीके से नेगेटिव है, इसलिए मैं प्योर आयोनिक बॉन्ड नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इस तरीके से मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये डॉट डॉट तरीके से मैंने समझा है, इसको इस तरीके से लिखना है, और इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो मैं थोड़ा सा डीप में जाके, एज आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो ना, तो 11-12 में ये चीज़ था, तो ग्रेजुएशन में थोड़ा एक्स्ट्रा जानना होता है हर टाइम, है ना। तो जिन जनरल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें कितने एनर्जी होती है पता है, ओनली 5 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब ये जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब ये फोर्स को तोड़ने के लिए हमें इतना एनर्जी खर्च करना है बस, फिर ये बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन ये HCl सिस्टम भाग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी या इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है तो ये अट्रैक्शन नहीं रहेगा अगर हम इतना फोर्स बाहर से एनर्जी अप्लाई करें सिस्टम पे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए जो फोर्स है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए। सिमिलरली अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ पे 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होगा हमें। ये किसके लिए चाहिए, एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, ओके। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसका एनर्जी देखो 50 to 100 किलो कैलोरी मोल के होगा, इसका एनर्जी देखो बस 5 किलो कैलोरी मोल होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। देन क्योंकि देखो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये तो हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर सिस्टम में इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये बॉन्ड वीक क्यों नहीं होगा भाई, वीक होगा तो वीक होके भी 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में ही रहेगा। बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड तो है अभी भी, है ना, बस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हुआ, बस यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था, बस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, पसंद करने लगे, बोले आई भाई आओ भाई तुम तो अब इसके साथ अटैच्ड हो, शादी हो चुकी है इसके साथ, तुम्हारा शादी इसके साथ हो चुकी है, अब चलो एक दूसरे के साथ हम थोड़ा चक्कर चला लेते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो बस उतना ही चला पाएगा, इसको ना पता चलेगा, इसको ना पता चलेगा, ठीक है, बस
लिटिल बिट, इतना कम एनर्जी रहेगा यहाँ पे। ओके राइट, आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। तो अगर मैं बहुत सारा और एग्जांपल दूँ तो मैं दे देता हूँ एक झटके में, लेकिन वो आपका किसी काम का नहीं है क्योंकि आपको हर चीज़ पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमोनिया सिस्टम लूँ NH3, ठीक है, और दूसरे अगर NH3 को मैं ऐसे लिखूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ओके, ये हाइड्रोजन एटम है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, टाइप्स। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, इस पर फोकस करो, TRA, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या होगा, इंटार मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है देख लेते हैं। इंट्रा मतलब याद रखना, इंट्रा का मतलब होता है सेम, ऐसे याद रखना। मतलब जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो एक ही सिस्टम में, एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में, इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। अब एक ही मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, चलो एग्जांपल देके देख लेते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे मैंने O और यहाँ पे एक H लिखा, यहाँ पे मैंने किया क्या N डबल बॉन्ड O माइनस किया और यहाँ पे एक प्लस आ जाता है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, और ये जो ऑक्सीजन एटम है, देखो ये दोनों पास पास है ना, बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। किस तरीके से ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये नंबर 1 एटम है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम है, ओके, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ बट इसको नहीं करना है, इसी रखना है। और ये आ जाएगा इसके ऊपर डेल्टा प्लस, और सिमिलरली नंबर 2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस। ओके, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना, तो डेल्टा माइनस में नहीं लिखता वहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये जो दोनों एटम्स रहेंगे ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए। हो गया ना। अब ये जो सिस्टम बना, देखो कितने मेंबर, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। अगर कोई भी सिस्टम, याद रखो, पॉइंट नोट डाउन करो, 6 मेंबर हुआ तो वो बहुत स्टेबल होता है। ओके, एक्सटेंसिवली वो स्टेबल होता है, स्टेबल। कोई भी सिस्टम अगर 6 मेंबर चीज़ें फॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से, यहाँ पे 6 मेंबर बेंजीनिंग है इसलिए ये स्टेबल है, यहाँ पे 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक 6 मेंबर रिंग जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है, वो भी स्टेबल होगा। तो 6 मेंबर सिस्टम ही स्टेबल होता है। इसको एकदम दिमाग में छप लो इस लाइन को, ठीक है, कि 6 मेंबर सिस्टम मतलब स्टेबल। ओके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है कि एक ही सिस्टम है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये OH ग्रुप है, ठीक है, और ये NO2 ग्रुप है। तो OH NO2 ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है, OH मतलब ये फेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर, फर्स्ट वन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना। अगर एक्स्ट्रा बाहर से कोई और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके तो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर रहा है ना, सिस्टम में ही एक्स्ट्रा एक और नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिस्टम में ही अवेलेबल है। नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाहर का नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा था, ये जो नंबर 2 एटम है देखो दूसरा मॉलिक्यूल का है, यहाँ पे जो नंबर 2 एटम है वो दूसरा मॉलिक्यूल का है, ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल का है। इसीलिए यहाँ पे तो सेम ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, मतलब सेम इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर ये तो आपको पता चल ही गया होगा, HF है ना। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस फॉर्म कर दो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपको ऑलरेडी पहले से पता था, राइट। तो अब आई थिंक इट्स डन नाउ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो भी था
इट्स टोटली डन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है ना, एक बात याद रखना, वो जनरली जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, आर्सेनिक, ओके छोड़ो इसको, नाइट्रोजन एटम ले लो, फिर इधर ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, या फिर स्पेशली ये जो फास्ट 3 होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ ज़्यादा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चार एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ये तीनों एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये सारे सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए। ओके, तो हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का फास्ट वर्जन था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन खत्म हो चुका है फॉर आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल था। अब हम आ जाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। चलो आ जाते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन में। अब आएंगे हम वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। तो मैंने क्या बोला था पहले, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन कहाँ पे शो होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है कि नहीं। चलो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल है मीथेन। अब क्वेश्चन ये है, मीथेन किस तरीके से वैन डर वाल्स इंटरेक्शन शो करेगा। ये तो पोलर ही नहीं है, नॉन पोलर सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पोल कभी बनेगा ही नहीं। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा नहीं, तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन एंड और रिपल्शन। तो ये दोनों चीज़ होगा कैसे, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये तो होगा ही नहीं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी चार्जेस नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक्चुअली नॉन पोलर है। लेकिन याद रखो, यहाँ पे सुनो अच्छे से, ये पूरी तरीके से जो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है, ये सॉलिड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वैन डर वाल्स उसी सिस्टम के लिए और अच्छे से अप्लाई कर पाओगे जो एक्चुअल में सॉलिड हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी सिस्टम जिसको हम सॉलिड बना सकते हैं, हर कोई ना, अगर मान लो मैक्सिमम सिस्टम जिसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, वो सिस्टम के लिए भी वैन डर वाल्स इंटरेक्शन एप्लीकेबल होगा। और ये वैन डर वाल्स इंटरेक्शन पूरी तरीके से एक क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखना इस बात को, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बोला, और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, है कि नहीं, फ़र्क पड़ना चाहिए इससे कुछ। देखो फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर हम ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हम तो मॉलिक्यूल के ऐसे इलेक्ट्रॉन को या फिर न्यूक्लियस को ऐसे कार्बन एटम C लिखा हुआ है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के ऊपर H लिखा है, ऐसा तो नहीं दिखेंगे ना। तो एक्चुअली में दिखता कैसा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से दिखेगा। वो एक कार्बन एटम है, हाइड्रोजन इस तरीके से। अगर हम पिक्चर ले सिस्टम का कुछ भी ऐसे मॉडर्न टेक्निक के थ्रू, तो यहाँ पे एज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूक्लियस को इस तरीके से हमें ऐसे एक रफ पिक्चर मिलेंगे। ओके, तो इस पिक्चर में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे घूमता रहता है, यहाँ से यहाँ पे, या फिर यहाँ से कहीं से भी इधर उधर कहीं पे भी घूमता रहता है हमेशा, ठीक है। और अगर ऐसे घूमते रहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। मान लो एट द टाइम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डेल्टा प्लस। मान लो इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक जस्ट इंस्टेंट के लिए, ओके, फेम्टो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो भी बोलो, एक इंस्टेंट के लिए। और अगर मान लो यहाँ पे एक झटके में यहाँ पे डेल्टा माइनस हो रहा है, मान लो, तो हो गया ना पोलर मॉलिक्यूल। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरीके से नॉन पोलर नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बहुत पोलरिटी रहता है, ठीक है।
लेकिन वो क्वांटम मैकेनिकली हमें सोचना पड़ेगा, सिस्टम को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा जो मीथेन मॉलिक्यूल वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हमें तो पता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसमें भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डाइपोल क्रिएट होगा, ठीक है। और बस स्लाइटली हर एक पर्टिकुलर मोमेंट में ये डाइपोल चेंज होता रहेगा, या फिर सिस्टम कभी भी कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। अनसर्टेन सिस्टम है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकली हर सिस्टम अनसर्टेन होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन्स सारे माइक्रो बॉडी है ना। तो माइक्रो लेवल पे कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल होता है? नॉट क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ओके। दैट इज़ व्हाट आई एम अप्लाइंग। तो अगर यहाँ पे ऐसे डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो डाइपोल क्रिएट होना मतलब एक सिस्टम, मान लो मैं अगर इजीली समझाऊँ तो एक सिस्टम मान लो इस तरीके का, जहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हर चीज़ है, मतलब इस सिस्टम में मल्टीपल टाइम्स पे यहाँ पे डेल्टा माइनस का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे डेल्टा माइनस का वैल्यू थोड़ा कम है, यहाँ पे डेल्टा प्लस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है दैन दिस वन, ओके। तो इस तरीके से डेल्टा प्लस इस हर जगह इसका वैल्यू कम हो सकता है एक सिस्टम में, या फिर इसका वैल्यू ज़्यादा, इसका वैल्यू कम, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में। मतलब सिस्टम में भी ऐसे एक पोल डाइपोलर सिस्टम क्रिएट होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर ये पॉसिबल है, दैट मीन्स ये सिस्टम प्योरली नॉन पोलर है नहीं, जो हमें दिखता है, ठीक है। तो अगर प्योरली नहीं है और इस तरीके का, तो क्या होगा? अगर ये दूसरा सिस्टम, कोई एक सेम दूसरा सिस्टम, मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, इस उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आता है, मान लो उसका नेगेटिव पार्ट ऐसे इस तरीके के एक दूसरा सिस्टम, ये मान लो डेल्टा माइनस लेके यहाँ पे आता है, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा रिपल्शन, है ना। और अगर सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आता है डेल्टा नेगेटिव लेके, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, ओके। बस ये जनरल कंसेप्ट के लिए है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा था, अगर मान लो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके का है, मतलब मल्टीपल चार्ज सेंटर रह रहा है सिस्टम में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे मोर देन वन चार्ज सेंटर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीपल चार्ज सेंटर पॉसिबल है ना। और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अगर मल्टीपल चार्ज सेंटर पॉसिबल है और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, दैट मीन्स सिस्टम में ऐसे अट्रैक्शन रिपल्शन कभी भी हो सकता है। अगर मान लो दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में क्या हो रहा है, एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, मान लो, तो ये दोनों पास आ रहा है, तो जब पास आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा चेंज होगा, तो मान लो इसमें अट्रैक्शन हो रहा है जब पास आ रहा है, तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोल हमेशा चेंज होगा। और एज ये दोनों दूर दूर है थोड़ा बहुत और धीरे धीरे पास आ रहा है, तो कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्शन इस तरीके से होता रहेगा। तो मान लो जब पास आ रहा है तब अट्रैक्शन हो रहा है, और एट लास्ट क्या होगा, जब ये दोनों से एकदम पास आ जाएगा तब क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो जब डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और दोनों दूर है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब तब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। मैंने क्या बोला था, इंटरेक्शन और यूज़ करेंगे हम, ताकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दूर दूर है और पास आ रहा है तब वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, ओके। और अगर सेम सिस्टम पास आ चुके हैं, ठीक है, और जब पास आ चुके हैं तब न्यूक्लियस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रिपल्शन। तो एक मॉलिक्यूलर सिस्टम में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन भी देखा जा सकता है, वैन डर वाल्स रिपल्शन भी देखा जा सकता है, ठीक है, समझ गया ना। तो ये है हमारा टोटल वैन डर वाल्स अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स रिपल्शन का कंसेप्ट, तो जो होता है नॉन पोलर सिस्टम में। और नॉन पोलर सिस्टम में क्वांटम मैकेनिकली एक पोलरिटी भी जनरेट होता है, उसको हम इंस्टेंट के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका पोलरिटी चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नली देखेंगे, मैक्रो लेवल पे देखेंगे, तो वो नॉन पोलर ही होता है सिस्टम, ठीक है। तो चलो, हमारा जो पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और उसके आजू बाजू जो छोटा छोटा थोड़ा मोड़ा ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिया। और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स रिपल्शन, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। चलो एक और नाम दे देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये मुझे अभी याद आया, चलो समझा देता हूँ मैं। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, नाम सुन के नॉन मतलब नहीं, बॉन्डिंग मतलब नो बॉन्ड, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब जहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है और अगर वहाँ पे अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो रहा है तब हम यूज़ करेंगे नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ पे कौन है? ये जो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन ये है ना। तो जो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होंगे इसको हम नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? हाउ? कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस दोनों सिस्टम में अट्रैक्शन हो रहा है, या तो अट्रैक्शन हो रहा है नहीं तो रिपल्शन हो रहा है। इसीलिए इसको वैन डर वाल्स इंटरेक्शन को हम नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोलेंगे। तो देखो ये सारे वर्ड्स याद रखना, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना इसको याद रखना, और एक एक वीडियो पॉसिबल हो तो बार बार देखो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे और एटलीस्ट केमिस्ट्री के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ एक एक करके इसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक पूरा खत्म। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमने पहले डिसाइड कर लिए थे। ओके गाइस, तो चलो अभी एक और नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक असिस्टेंस, ठीक है। तो मैं पहले डिस्कस करूँगा स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर बात करूंगा मैं स्टेरिक असिस्टेंस। तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये टॉपिक हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, हर एक मैकेनिज्म में, हर एक नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म्स जब हम करेंगे हर जगह अप्लाई होगा। और ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक असिस्टेंस है ना, ये आता है एक जनरल फैक्टर, ब्रॉड फैक्टर जिसका नाम है स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर जनरली काम करता है जब आप कोई भी रिएक्शन करोगे ना, तो रिएक्शन करते वक्त आपको स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक असिस्टेंस ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस, फास्ट हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती क्या चीज़, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? तो स्टेरिक याद रखना, स्टेरिक वर्ड का मतलब होता है एक रिपल्शन टाइप का चीज़ है, ठीक है, या फिर एक क्राउडिंग टाइप का चीज़ है। रिपल्शन से अच्छा क्राउडिंग, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेरिक का मतलब ही क्राउडिंग है। हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेरिक की जगह पर आप एक काम करो, स्टेरिक क्राउडिंग यूज़ करो, ठीक है। स्टेरिक क्राउडिंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं स्टेरिक क्राउडिंग? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग ही होता है जो स्टेरिक हिंड्रेंस को या फिर स्टेरिक असिस्टेंस को रीजनेबल बनाता है, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या है? मान लो कोई भी एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या है। तो चलो मैं नया पेज में जाके स्टेरिक हिंड्रेंस का पूरा एग्जांपल दे, 2-3 एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जांपल होगा HCH डबल बंडो एंड एट द सेम टाइम, चलो इसको मैं थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली CH3CH डबल बंडो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं बोलूँ तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक असिस्टेंस काम तब करेगा जब हमें कोई भी रिएक्शन करना है, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट, मान लो छोटा सा रिएक्टेंट है, मान लो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है इस कार्बन पे, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है एक कार्बन पे, और ये दोनों सेम न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों है ना, ये दोनों सेम न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसका साइज सेम है, इसका चार्ज सेम है, हर एक चीज़ सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि
ये दोनों एज द रिएक्टिंग मटेरियल, मतलब ये वाला और ये वाला है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एज दे आर डिफरेंट, तो जब दो दो सेम अलग अलग सिस्टम में सेम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो पहली बात ये है कि जो फर्स्ट सिस्टम है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, सेकंड सिस्टम में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप को ना इस तरीके से ना लिख के मैं इस तरीके से लिखूँ, तो इसको मैं डिलीट करके अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ सी, चलो दूसरा कलर यूज़ करते हैं, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से मैं अगर लिखूँ तो क्या होगा, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ना, ये कार्बन तक आने के लिए इनको मेहनत ज़्यादा करना होगा, या फिर ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने के लिए तकलीफ देगा इस न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा भाई तुझे अगर आना है तो तुझे एनर्जी खर्च करना है बहुत, या फिर तू यहाँ पे अलाउड नहीं है, तू आ नहीं सकता यहाँ पे। मतलब क्या कर रहा है ये मिथाइल ग्रुप, इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करने के लिए रोक रहा है। और वो क्यों रोक रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। होता है ना, जिसका साइज़ बड़ा है वो खुद को बहुत ताकतवर समझ लेता है। तो ये मिथाइल ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स साइज़ खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा है, और ये क्या बोल रहा है, मेरा एज में यहाँ पे ये जगह पूरा मेरा है तो तू यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम छोटा छोटा एटम है ना, जिसके पास तो पावर है ना जिसके पास जगह है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजिली पहुँच सकता है इस कार्बन पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस यही हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन एटम में रिएक्शन होगा वो इजीली होगा, यहाँ पे जो कार्बन एटम में रिएक्शन होगा या फिर अटैक होगा वो इजीली नहीं होगा, इसमें रिपल्शन होगा। एंड दैट रिपल्शन इज कॉल्ड इन दैट सिस्टम, दैट रिपल्शन इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्शन। समझ में आया? स्टेरिक रिपल्शन। रिपल्शन का सिनोनिम होता है हिंड्रेंस, जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिपल्शन और हिंड्रेंस का मीनिंग सेम होता है, याद रखना। अब स्टेरिक रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग ऑफ व्हाट? क्राउडिंग ऑफ दिस भीड़। क्राउडिंग का मतलब भीड़ होता है ना, भीड़ होता है बस में, ट्रेन में भीड़ होता है, वैसे ही क्राउडिंग मतलब इस मिथाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम से, एटम मतलब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप से, इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, भीड़ क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसका भीड़ ज़्यादा है, तो और नेगेटिव चार्ज को क्यों आने देगा? या फिर अगर ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम में भीड़ है ऑलरेडी, तो वो क्यों किसी और को अलाउ करेगा? अब अगर आप मान लो एक बस में हो और बस में पूरा भरा हुआ है, बहुत भीड़ है, तो आप बोलोगे ना ड्राइवर को या और बस मत रोको सामने, ताकि कोई चढ़ ना जाए बस में, बिकॉज ऑफ योर कम्फर्टनेस। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम को स्टेबल रहना है। कम्फर्टनेस मतलब सिस्टम को स्टेबल रहना है, तो स्टेबल रहने के लिए किसी और को अलाउ नहीं करेगा कि ये यहाँ पे आए। तो ये जो स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। समझे? तीनों जो चीज़ें हैं वो तीनों कैसे कनेक्टेड है? तो या फिर बस क्राउडिंग वर्ड यूज़ करो आप। अब समझ में आया कि क्राउडिंग क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है? तो ये होती है स्टेरिक क्राउडिंग। अब सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लूँ, चलो दूसरे पेज में ले लेता हूँ मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा? चलो दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कोई अलग सिस्टम लेते हैं। ठीक है, मान लो इस तरीके का सिस्टम है N, 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सिमिलरली एक और सिस्टम N, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे मिथाइल को तोड़ूंगा नहीं मैं, बस आइडिया लगाओ, इमेजिन करना सीखो। ठीक है, इमेजिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में, क्योंकि जब स्टियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे इमेजिनेशन ही चाहिए तब बस। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है और ये जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन एटम में मुझे क्राउडिंग देखना है। मैं बोलूँगा बस नाइट्रोजन एटम में क्राउडिंग कंपेयर करो, तो अब क्या करोगे? आपको बोलोगे इसका क्राउडिंग ज़्यादा है देन दिस। ओके, मतलब इस नाइट्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, देन दिस नाइट्रोजन, है ना? क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ जो बाकी CH3 ग्रुप अटैच्ड है वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। एक और फर्स्ट और सेकेंड मिथाइल में या सेकेंड और थर्ड मिथाइल में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ओके, यहाँ पे तो छोटा छोटा हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे रिपल्शन होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो इस सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम में
ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है देन द फर्स्ट सिस्टम, दिस वन। तो ये सिस्टम ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, दिस सिस्टम इज मोर स्टेरिकली क्राउडेड। और ये वाला दूसरा वाला लेस स्टेरिकली क्राउडेड, है ना, समझ में आया चीज़ें। तो ये मोर स्टेरिकली क्राउडेड है, ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। अगर मान लो आप इस सिस्टम को और इस सिस्टम को आप रिएक्ट करवा रहे हो कोई दूसरे सिस्टम के साथ, अब उस सिस्टम में अगर मान लो रिएक्शन थोड़ा बहुत क्राउडिंग है, मान लो दूसरा सिस्टम है जिसमें थोड़ा बहुत क्राउडिंग है, अब इसमें ऑलरेडी बहुत सारा क्राउडिंग है, उसमें थोड़ा बहुत क्राउडिंग है, तो ये इजीली जा पाएगा क्या उसके पास? नहीं जा पाएगा ना। लेकिन ये इसमें तो क्राउडिंग है ही नहीं, बहुत कम क्राउडिंग है, मतलब सिस्टम जितना बड़ा है उतना ही क्राउडिंग है, तो इसमें थोड़ा सा क्राउडिंग है तो इजीली जा पाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा देन दिस। तो इस तरीके से काम करता है स्टेरिकली क्राउडिंग सिस्टम। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में ये इजीली पहुंच पाएगा उस सिस्टम में। तो इसका भी डिफरेंट केसेस है, उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक असिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एज स्टेरिक हिंड, तो यहाँ पे क्या क्या क्रिएट होगा, ये सिस्टम में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का एक और नाम है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शन, या फिर स्टेरिक, अब एक और नाम बोल सकते हो स्टेरिक रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर मैंने बोला ना स्टेरिक रिपल्शन। तीनों टर्म का मीनिंग सेम होता है, तो याद रखना कोई भी टर्म रहे मीनिंग क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिटार्डेशन, रिपल्शन, मतलब सिस्टम को पहुंचने ना देना, सिस्टम को पार्टिसिपेट ना करने देना बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। क्राउड मतलब भीड़, किसका भीड़, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स का भीड़, एटम्स का भीड़, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भीड़, ठीक है। तो भीड़ की वजह से जो रिपल्शन होता रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक रिटार्डेशन। अब स्टेरिक असिस्टेंस क्या है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आते हैं स्टेरिक असिस्टेंस पे। चलो मैं इस तरीके का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ में बताऊँगा आपको। चलो CH2 CH3, और जिसका कुछ भी नहीं पता ना केमिस्ट्री के बारे में, बेसिक के बारे में, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ कार्बो, दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन 2, आपको आंसर देना है, 10 सेकंड सोच लो और 10 सेकंड पे आंसर दो। कौन सा कार्बन में ज़्यादा क्राउडिंग है, कौन सा कार्बन में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इजीली आ पाएगा या आ नहीं पाएगा, वो कौन कौन से कार्बन्स होंगे। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब देखो मैच करवाओ, ये जो कार्बन एटम है इसमें क्या है, ज़्यादा क्राउडिंग है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मोर क्राउडिंग, ये मोर क्राउडिंग कार्बन है। और ये जो कार्बन है ये लेस क्राउडिंग कार्बन एटम है, ओके। और अगर मोर क्राउडिंग कार्बन एटम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, ओके। और ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। समझ में आ रहा है सब कुछ, क्योंकि इसके जो आजू बाजू देखो छोटे छोटे ग्रुप से, साइज देखो इसका, पता चल जाएगा आपको। अब ये काम पे कहाँ आएगा कि ये मोर है या लेस है, मोर हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड है, मोर क्राउडिंग है, लेस क्राउडिंग है। देखो अगर मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट, ठीक है, मान लो एक न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल 1 न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल से आपको सिस्टम पे अटैक करवाना है। अब इसका साइज़ अगर थोड़ा बड़ा हो तो ये कहाँ पे आएगा, या फिर कहाँ पे आके अटैक करेगा, इजीली बड़ा होगा तो यहाँ पे आके अटैक करेगा। या फिर मान लो इसका साइज़ मीडियम है तो कहाँ पे आके अटैक करेगा, इजीली नंबर 1 कार्बन पे, नंबर 2 पे करेगा क्या, अच्छे से नहीं करेगा, नंबर 2 पे नहीं करेगा ये अटैक। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नंबर 2 पे ऑलरेडी भीड़ ज़्यादा है, नंबर 1 पे भीड़ नहीं है, इसलिए नंबर 2 पे करेगा। नंबर 2 पे वो नंबर 1 पे करेगा, लेकिन नंबर 2 पे वो नहीं करेगा। तो यही है इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन डिटेल्स में हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये भीड़ का चक्कर समझ जाओ पूरा, भीड़ का चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी खत्म हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, अब आ जाते हैं स्टेरिक असिस्टेंस पे। स्टेरिक असिस्टेंस, देखो स्टेरिक असिस्टेंस में स्टेरिक का मतलब नहीं बदल जाता,
आप लगे असिस्ट कर रहा है, असिस्टेंस करना मतलब क्या होता है, हेल्प करता है, मतलब स्टेरिक फैक्टर किसी को हेल्प करेगा, तो स्टेरिक का मतलब नहीं बदलेगा, स्टेरिक का मतलब ही सेम होगा। तो मैंने स्टेरिक हिंडेंस में क्या समझाया कि स्टेरिक हिंडेंस की वजह से कोई भी रिएक्शन हो या फिर कुछ भी हो, उसको कभी हमेशा मतलब रिटार्डेशन होता है, हमेशा उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्टेरिक रिपल्शन के कारण, क्राउडिंग के कारण, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण। यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है इजीली, ठीक है। ये जो सिस्टम था सेम प्रॉब्लम है यार, ये बहुत बड़ा बन गया है इस क्राउडिंग की वजह से। ये जो सिस्टम है यहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो रहा है इस न्यूक्लियोफाइल के लिए, बट यहाँ पे इजीली पहुँच रहा है। तो मतलब ये हमेशा देखो मुश्किल ही बढ़ा रहा है जो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है ना। अब स्टेरिक असिस्टेंस क्या है, स्टेरिक असिस्टेंस में क्या होगा कि वो स्टेरिक फैक्टर जो रिपल्शन होगा वो असिस्ट कर देगा सिस्टम को, तो ये एक फेनोमेना होगा पूरा। रिएक्शन में क्या करेगा, जो स्टेरिक का मतलब क्या होता है, स्टेरिक मतलब रिपल्शन करना ही होगा, याद रखना। भीड़ क्रिएट होगा, तो जब वो भीड़ क्रिएट होगा तब वो उस सिस्टम को, बस उस रिएक्शन को असिस्ट करेगा, मतलब भीड़ ही रीज़न बनेगा रिएक्शन को होने के लिए। तो भीड़ ज़्यादा है इसीलिए रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है। मतलब पहले भीड़ की वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा था अच्छे से, अभी क्या होगा, भीड़ होगा तो ही रिएक्शन अच्छे से होगा, भीड़ कम होगा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। मतलब भीड़ फोर्स करेगा रिएक्शन को होने के लिए, भीड़ बोलेगा हाँ आप आ जा, भीड़ हेल्प कर रहा है रिएक्शन होने के लिए, समझ गए आप। तो उस केस में हम उसको एज भीड़ असिस्ट कर रहा है रिएक्शन को, तो हम उसको बोलेंगे स्टेरिक असिस्टेंस। तो एग्जाम्पल ऐसा होगा कि अगर आपने SN1 रिएक्शन आपने किए होंगे, ठीक है, SN1 रिएक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक ऐसे कराया नहीं इसको, ठीक है, ये बेसिक चल रहा है, लेकिन मैं एक झटके में बता देता हूँ होता क्या है। देखो मान लो ऐसे CH3 सिस्टम है, ये क्लास 12 की चीज़ों से मैं बताऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आयोडीन है। तो जब मान लो ये जो आयोडीन, इस रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन को निकलना होता है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, और जब आयोडीन निकलेगा क्या बनेगा, C1 2 3 CH3 CH3 CH3। अगर सेम सिस्टम इस तरीके का हो जहाँ पे यहाँ पे H और H रहता और यहाँ पे आयोडीन रहता, और क्या बनता है यहाँ पे, आयोडीन निकलने के बाद CHHH, ओके, और यहाँ पे प्लस। अब बताओ, सॉरी यहाँ पे एक प्लस होगा, तो अब बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला या फिर ये वाला। दोनों कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला मोर स्टेबल है, क्यों, और ये वाला लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मैं ये कार्बोकैटायन कार्बोन हर चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। बस अब एक बार देख लो, अगर आपको पता है तो समझ जाओ, नहीं होए तो देख के रखो, बाद में जब वो कर लोगे कार्बोकैटायन कार्बोनायन तब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कार्बोनायन। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स मिलना बहुत टफ है, नहीं तो स्टेरिक असिस्टेंस के एग्जाम्पल्स मिलना बहुत टफ एग्जाम्पल्स है हर जगह। तो याद रखना हमेशा मोर डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। और ऐसा क्यों होता है अब देखो समझ में आएगा। ये मिथाइल ग्रुप प्लासा इफेक्ट शो करेगा, ये मिथाइल ग्रुप प्लासा इफेक्ट शो करेगा, ये मिथाइल ग्रुप प्लासा इफेक्ट शो करेगा। और जब कोई भी प्लास चार्ज रहता है उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है इसमें कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 3 3 मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो 3 इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे सिस्टम, है ना, पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि पॉजिटिव चार्ज हो या फिर एक पाइप सिस्टम हो, पाइप बॉन्डेड सिस्टम हो, तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखा जाता है, ओके। तो इसके थ्रू ये जो फास्ट सिस्टम्स होंगे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हेल्प कौन कर रहा है स्टेबल होने में, हेल्प। तो अगर सिस्टम स्टेबल होगा, मान लो सिस्टम अगर स्टेबल होगा तो ही फॉर्म करेगा, क्योंकि ये देखो ये सिस्टम न्यूट्रल था ना, ये सिस्टम चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल से क्यों पॉजिटिव चार्ज सिस्टम बनेगा ऐसे आयोडीन निकल के, क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल होगा तब भी तो बनेगा ना। तो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे 3 3 मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, मतलब सिस्टम में खतरनाक तरीके का रिपल्शन होगा, मतलब स्टेरिक रिपल्शन होगा। तो फिर भी
स्टेरिक मतलब भीड़ है, बहुत ज़्यादा सिस्टम में भीड़ है, तो रिपल्शन होना चाहिए यहाँ पे, स्टेरिक रिटार्डेशन होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, लेकिन वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। भीड़ तो है सिस्टम में बट हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। कि क्यों, किस तरीके से? क्योंकि सिस्टम रिएक्शन क्रिएट करके यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है। ओके, तो और यहाँ पे देखो ये सिस्टम इजीली ये वाला फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 डिग्री कार्बोहाइड्रेट है, स्टेबल है ही नहीं। जब स्टेबल नहीं है रिएक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? कौन सा फैक्टर? स्टेरिक असिस्टेंस, स्टेरिक फैक्टर है, इसीलिए तो ये जो कार्बोकेटन है 3 डिग्री ये बन रहा है ना, और बन के स्टेबल फॉर्म हो रहा है। ये जो कार्बोकेटन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, तो भीड़ है इसलिए रिएक्शन हो रहा है, या फिर भीड़ नहीं है इसलिए ये फॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो? तो भीड़ जब ऐसे क्राउडिंग फैक्टर जब ऐसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा तब हम बोलेंगे वहाँ पे स्टेरिक। मतलब स्टेरिक का वर्ड क्या बोला था मैंने? भीड़, ऐसे समझना, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरीके से स्टेरिक असिस्टेंस, या फिर एक और लाइन, स्टेरिक असिस्टेंस को छोड़ के अगर हम कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो स्टेरिक असिस्टेंस की जगह पर स्टेरिक एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को, है ना। यहाँ पे तो रिएक्शन को एक्सेलरेट ही कर रहा है। ये जो 3 मिथाइल ग्रुप का क्राउडिंग है, क्योंकि ये सिस्टम 3 मिथाइल ग्रुप के थ्रू ये वाला स्टेबल हो रहा है, तो ये बोलेगा तू जा, निकल जा आयोडीन, हम सिस्टम को स्टेबल कर देंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ओके, चलो नाउ इट्स डन, स्टेरिक असिस्टेंस भी डन। और हम बाद में देखेंगे ये स्टेरिक हिंड्रेंस असिस्टेंस का और एग्जांपल्स हम बाद में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलो तो फिर अभी के लिए ये यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।